एक आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ बलात्कार होता है उसके घर में, और 2 साल तक लगातार। और मुख्यमंत्री साहब का कहना था जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। वेलकम टू प्रोजेक्ट अनमास्किंग। आज जो स्टोरी के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि एक ही इंसान इस देश में सेफ है जिसके पास पॉलिटिक्स की पावर है और वो कुछ भी कर सकता है। ये स्टोरी थोड़ी पुरानी स्टोरी है लेकिन आपको आज भी वैसा ही कई जगहों पे फील होगा। ये एक आईएएस ऑफिसर की स्टोरी है। ये बिहार के लालू राज की स्टोरी है जिसे अक्सर ही लोग जंगल राज भी कहते थे, और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं और उसमें से ही एक स्टोरी ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। बिहार के समस्तीपुर में समाज कल्याण बोर्ड के क्वार्टर्स थे जिसमें से एक क्वार्टर में बीबी विश्वास नाम के एक आईएएस ऑफिसर अपने परिवार के साथ रहते थे, और उन्हीं के बिल्कुल साथ वाला क्वार्टर एक एमएलए साहिबा का था जिनका नाम था हेमलता। कहानी 7 सितंबर 1995 से शुरू होती है। एमएलए साहिबा के क्वार्टर से आईएएस ऑफिसर के घर एक कॉल जाती है, जो कॉल उनकी बीवी उठाती है जिसका नाम था चंपा विश्वास। चंपा विश्वास जब कॉल उठाती है तो उससे कहा जाता है कि हमारे घर में एक नौकर बीमार है तो आप आके थोड़ी मदद कर दीजिए। इतना सुनने के बाद वो आईएएस ऑफिसर की वाइफ एमएलए साहिबा के घर चली जाती है। ये सब बातें आम थी। आईएएस ऑफिसर कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती। आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का ऑफिसर है, और वो एक एमएलए के कॉल के ऊपर उसकी वाइफ उसके घर चली जाती है कि उनकी कामकाज में हेल्प करने के लिए, और ये बात आम थी और शायद आज भी कई जगहों पे ये बात आम हो सकती है। जैसे ही वो हेल्प करने के लिए उनके घर जाती है तो एमएलए साहिबा के साथ कुछ और नेता भी वहाँ पे बैठे होते हैं। चंपा विश्वास को एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा जाता है कि नौकर उस कमरे में है और थोड़ी मदद कर दो, उसको दवाई बूटी में थोड़ी मदद कर दो। जैसे ही चंपा विश्वास उस कमरे में जाती है तो वो कमरे का दरवाजा एकदम से बंद कर लिया जाता है। उस कमरे में एमएलए साहिबा का बेटा जिसका नाम था बबलू उर्फ मृत्युंजय यादव, उम्र करीब 27 साल, चंपा विश्वास बीबी विश्वास की पत्नी जिसकी उम्र करीब 30 साल, और वो कमरा बंद कर लिया जाता है। चंपा विश्वास खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन काफ़ी समय तक वो कमरा वैसे ही बंद रहता है और सभी को वो शायद सुनाई भी दे रहा था, और बबलू उसके साथ उस कमरे में रेप की घटना को अंजाम देता है। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आती है और बाहर आके वो एमएलए साहिबा को ये सब कुछ बताती है तो एमएलए साहिबा सामने से उसे कहती हैं कि अब जो हो चुका इसे भूल जाओ, हमारे पास तुम्हारी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ भी हैं अंदर से, और हम ये सब आसपास के लोगों में हर जगह पे तुम्हारे जान पहचान के लोगों में बांट देंगे जिससे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और ये सब कुछ एक प्लानिंग की तरह ही होता है क्योंकि एमएलए साहिबा खुद उस लड़की को अपने बेटे के कमरे में भेजती है जहाँ पे वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, और बाहर इतने लोग भी बैठे हैं और उनको शायद उसकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन सब कुछ प्लानिंग के साथ ही होता है। इसके बाद चंपा विश्वास अपने घर चली जाती है और डर के मारे वो किसी से भी इस बारे में कोई भी बात नहीं करती। इसके बाद बबलू के लिए ये आम बात हो जाती है। उसका जब दिल करता है वो चंपा विश्वास को अपने घर बुला लेता है या कभी उसके घर चला जाता है, उसके साथ वैसे ही जोर ज़बरदस्ती करता है। चंपा विश्वास की मदर इन लॉ जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसके साथ भी करता है। इसके बाद उसकी भतीजी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसके साथ भी वही सब कुछ करता है, और उन्हें धमकी दी जाती है कि तुम लोगों को यहाँ से गायब कर दिया जाएगा, और चंपा विश्वास डर के मारे अपने पति को भी कुछ नहीं बताती। बीबी विश्वास के घर की 2 नौकरानियां उस बबलू को रोकने की कोशिश करती हैं तो उनके साथ भी वैसा ही किया जाता है। इसी दौरान कुछ समय बाद चंपा विश्वास प्रेग्नेंट हो जाती है। वो चुपचाप कलकत्ते अपनी फैमिली के पास अपने मायके चली जाती है और वहाँ जाके वो अबॉर्शन करवा देती है। अबॉर्शन करवाने के साथ साथ वो अपनी नसबंदी भी करवा लेती है क्योंकि उसे पता था कि अब ये नॉर्मल हो चुका है और वो उसे वैसे ही उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करता रहेगा, और वो नहीं चाहती थी कि फिर से वो प्रेग्नेंट हो या ऐसा कुछ हो,
तो वो जाके अपनी नसबंदी भी करवा लेती है। इसके बाद वो वापस आती है और ये सारा कुछ करीब 2 साल तक चलता रहता है। और 2 साल बाद परेशानी में आगे एक दिन वो अपने पति को, बीबी बिस्वास को, ये बात बता देते हैं और बीबी बिस्वास के पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरी पत्नी के साथ मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद साथ के साथ बीबी बिस्वास पुलिस थाने में पहुंचते हैं कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन उनकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती। एक आईएएस ऑफिसर की कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती कि उनकी बीवी के साथ जबरदस्ती हुई है या शोषण हुआ है, तो उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। ये किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक आईएएस ऑफिसर है। वो ऑफिसर जिसके नाम से पूरी डिस्ट्रिक्ट, पूरी स्टेट ही कांप सकती है। वो कई जगहों पर जाते हैं लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। आखिर में तंग होके वो मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री साहब से मिलते हैं और मुख्यमंत्री साहब को ये सारी घटना बताई जाती है। और मुख्यमंत्री साहब का कहना था, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। एक आईएएस ऑफिसर की बीवी के साथ बलात्कार होता है उसके घर में और 2 साल तक लगातार उसके पूरे परिवार को ही शोषण का सामना करना पड़ता है। जब उस आईएएस ऑफिसर की कहीं पे कोई नहीं सुनता तो वो मुख्यमंत्री के पास जाता है और मुख्यमंत्री का कहना था कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। ये एक आईएएस ऑफिसर के साथ हो रहा है। वापिस आने के बाद वो आईएएस ऑफिसर बीबी बिस्वास कुछ पत्र लिखते हैं, जिसमें से एक पत्र बिहार के उस समय के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को वो पत्र लिखा जाता है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल छापती है जिसमें ये सारी खबर छापी जाती है। इसके बाद ये मामला थोड़ा तूल पकड़ने लगता है, पूरे देश में गुस्सा बढ़ने लगता है। इसके बाद विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन वहां पे स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर द्वारा कहा जाता है कि मृत्युंजय यादव और हेमलता जी के परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो तो बहुत प्यारा लड़का है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया में आने के बाद, बहुत सारी जगहों पे जाने के बाद, ओपोजिशन के लीडर्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा शोर मचाने के बाद उन लोगों के ऊपर मामला दर्ज होता है और पुलिस मृत्युंजय यादव को 1997 में अरेस्ट कर लेती है और एमएलए साहिबा भाग जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है। करीब 2 महीने बाद एमएलए साहिबा भी पकड़ में आ जाती हैं। इसके बाद तकरीबन 2-3 साल तक ये केस चलता है और मृत्युंजय और 3 साल तक ये लोग बिना बेल के जेल में ही रहते हैं और 3 साल बाद हेमलता जी को बेल मिल जाती है और उनके बेटे को भी बेल मिल जाती है। इसके बाद एक लोअर कोर्ट उन्हें 10 साल की सजा सुनाती है और हेमलता को 3 साल की, लेकिन हेमलता जी पहले अपनी सजा काट चुकी थी, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। उनके बेटे को जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद भी बीबी बिस्वास की जिंदगी कोई आसान नहीं रही, उनके लिए अड़चनें बढ़ती गई। उन्हें बिहार छोड़ के दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन दिल्ली में आके भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। इसके बाद बिहार जब 2 टुकड़ों में बटा, झारखंड बन गया, तो वो झारखंड चले गए और वहाँ पे अपनी नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। सजा होने के कुछ समय बाद ही उनके द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाती है कि हमारे ऊपर ये मुकदमा झूठा है और इसके बाद काफ़ी सारे गवाह भी अपनी गवाही से मुकर जाते हैं और कुछ तो थे ही नहीं। चंपा बिस्वास अकेली कितना चिर लड़ सकती थी। हाई कोर्ट में जब ये केस पेश होता है, हाई कोर्ट का कहना था कि 2 साल तक आप लोग चुप क्यों रहे, 2 साल तक आप लोगों ने कोई भी कंप्लेंट क्यों नहीं की। इसी बिना पे मृत्युंजय यादव को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और ये केस खत्म हो जाता है। चंपा बिस्वास सब कुछ घर छोड़ के कलकत्ते की तरफ अपनी फैमिली के पास जाके गुमनाम जिंदगी जी रही है। हाई कोर्ट द्वारा पूछा जाता है कि 2 साल तक आप लोग क्यों नहीं बोले, लेकिन 2 साल होने के बाद भी एक आईएएस ऑफिसर खुद पुलिस के पास भड़क रहा है, उसकी कोई रिपोर्ट तक नहीं लिख रहा था। और जंगल राज की हम तब की बातें क्या करते हैं, आप आज की बात देख लो। अभी होली में एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लालू प्रसाद यादव जी के बेटे एक पुलिस ऑफिसर को वर्दी में है, उसे बोल रहे हैं कि होली है, बुरा ना मानो, नाचो, नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। ये आज हो रहा है और वे तब हो रहा था। कोर्ट द्वारा पूछा गया कि 2 साल तक चुप क्यों थे।
मैं ऐसी ही एक और स्टोरी लेके आपको नेक्स्ट वीक फिर से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।